बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव में डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि इलेक्शन थ्रेट्स हैं, डरने और घबराने वाले नहीं हैं। पीटीआई और नून लीग ने नफरत की सियासत मुसलत की, इख्तलाफात को दुश्मनी में बदलने से मुल्क को नुकसान होगा। जबकि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि माजी की ज़्यादतियों को फरामोश करके मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करने आया हूँ। सियासत में बानी पीटीआई जैसा सख्त दिल नहीं देखा। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, आज जो है पीपल्स पार्टी की जानिब से भी 64 सफ़ात पर मुश्तमिल मंशूर जारी गया है और मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी जो इंतखाबी मंशूर जारी किया गया उसमें है कि पाकिस्तान को नवाज दो, नैब का खात्मा, पार्लियामेंट की बालादस्ती वगैरह शामिल है। क्या कहेंगे मंशूर के हवाले से? जी, बात यह है कि मंशूर तो आते हैं हमेशा, और देखना यह है कि अमल दरामद कितना होता है और आगे इलेक्शंस के में क्या, उससे पहले क्या खबरें आती हैं मेरे सामने और बाद में क्या खबरें आती हैं। मैं एक बात की वजाहत यहाँ पे कर दूँ, वजाहत तो नहीं लेकिन मेरे ख्याल से जो आप भी प्रोग्राम देख रहे हैं गुज़रे कई सालों से, ये प्रोग्राम जो है ये बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो प्रोग्राम है ये 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 से ये डोमेस्टिक इश्यूज़ को कम डिस्कस करता हूँ मैं, और उसमें जो रीजनल इश्यूज़ हैं, क्योंकि मुझे ये मेरा तासुर है और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत कुछ जो हो रहा है इस वक्त, पाकिस्तान समेत बहुत से ममालिक में इर्द गिर्द के वाक़यात उनको शिपअप कर रहे हैं, ठीक है। हुकूमतों का चलना, मईशतों का चलना, वहाँ पर मामलात, ख़ारजा पॉलिसी, आगे दाएं बाएं, ये तो इतना कुछ हो रहा है इस दौर में कि उनको मैं ज़्यादा डिस्कस करता हूँ। और यहाँ पे पाकिस्तान में चूँकि ख़बरें आ ही रही हैं सारा वक्त, तो फिर वो बात सामने हो जाती है, ठीक है। ये एक पॉलिसी डिसीजन है मेरा, और ज़ाहिर है अदारा मेरा जो है वो मेरे साथ खड़ा है इस पर। देखना यह है कि देखें, यहाँ पर दो बातें हैं अब, यानी मैं इसको दूर से बैठ के हम देखते हैं ना, तो पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं या सऊदी अरब की बात करते हैं या अमेरिका की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, टर्की की बात, तो रियासतें कांस्टेंट हैं। अलजबरा में होता है ना वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स, तो कांस्टेंट जो है वो ये मुस्तकिल जो है जो फैक्टर होता है वो रियासत है, ठीक है। मुल्क होता है ना, मतलब ये बात अपनी जगह है कि किसी मुल्क की आदत बदल जाए, किसी मुल्क में तब्दीली, लेकिन उस मुल्क की जो पॉलिसीज़ हैं या जो उस मुल्क की मईशत है वो उस मुल्क की मईशत कहलाती है, ठीक है ना। मतलब है कि फ़िनलैंड की मईशत कहाँ खड़ी है या स्वीडन की मईशत कहाँ खड़ी है, वज़ीर आज़म हुकूमतें आ रही हैं जा रही। तो पाकिस्तान को मजमूई तौर पे हम देखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो भी कुछ हो रहा है आने वाले दिनों में, एक तो ये है कि हुकूमत, ये जो कल मैंने बात की थी ना जनरेशन्स के हवाले से कि इस वक्त 7 जनरेशन्स मौजूद हैं, और आप ग्रेटेस्ट जनरेशन से शुरू कर दें जो कि सबसे ज़्यादा जिनकी एज है इस वक्त, और आप चले जाएं बिल्कुल अल्फ़ा जनरेशन अल्फ़ा पे, जो कि इस साल जो बच्चे पैदा होंगे वो ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद बीटा के हवाले से स्टार्ट होगी। उसको बयान करने का मकसद ये था कि जो हमारी सियासी क़यादत, यानी जो सियासी क़यादत जो है वो बेबी बूमर्स में से है, अगर वो हम दोबारा दिखा सकें वही कल वाली जो स्लाइड थी, वो बेबी बूमर्स में से हैं, या वो साइलेंट जनरेशन्स में से हैं, या वो जनरेशन एक्स में से हैं, या यानी जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं, ठीक है ना, या वो जाहिर है कि जनरेशन वाई में भी शायद कोई हों, ठीक है। लेकिन बहरहाल पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो ये बात जहन में रखें कि आज वो जो भी पॉलिसीज़ बना रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे जो भी सऊदी अरेबिया हो या टर्की हो, जो भी दुनिया का मुल्क हो, वो जो भी पॉलिसीज़ बना रहे हैं वो पॉलिसीज़ वो अपने लिए नहीं बना रहे। उन पॉलिसीज़ का जो असर है वो जब पॉलिसीज़ बन के उनका असर आएगा तो उन बच्चों पर, उन नस्लों पे आएगा जो इस सदी के इख्तिताम के बाद भी होंगे दुनिया में, ठीक है ना। अगर एवरेज एज आप देखें तो जो बच्चा 2024 में पैदा होगा तो वो बच्चा जो है वो इस सदी के, अगर हम एवरेज लें तो बहुत बड़ी तादाद में वो बच्चे जो हैं वो एक ख़ास उम्र तक अगली सदी में दाखिल हो चुके होंगे। और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आज हम 2024 में ये बात कर रहे हैं कि 1924 में जो पैदा होने वाले कितने लोग मौजूद हैं, ठीक है।
तो इसी तरह से यही इंसान है, यही ज़िंदगी है, यही कि एक ख़ास मरहले पे लोग रुखसत होते जाते हैं दुनिया से। लेकिन ये दौर इसलिए अहम है कि इस दौर में तेज़ी के साथ इनकलाब जो जो यानी आप कह रहे हैं तब्दीलियाँ, यानी जो चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो ये कि वो अचानक लोगों को पता चल रहा है कि जी इस साल तो यार हम तो यहाँ सैकड़ों सालों से हमारे जो है वो आबाओ अजदाद आबाद यहाँ रहते थे, तो ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि इस मौसम में बारिश ना हो और इस मौसम में सर्दी हो, और इसमें तो क्लाइमेट चेंज और साथ ही जो है वो सैलाब आ रहे हैं, और ये तो क्लाइमेट चेंज। इसी तरह से मईशत, इसी तरह से बहुत बड़ी वबा, और फिर बहुत सारी जंगें जो कि पिछली सदी के पहले 50 सालों में बड़ी जंगें हुई। उसके बाद भी हुई बहुत जंगें, लेकिन उनको हम बड़ी जंगें नहीं कहते। ये अलग बात है कि उनमें बहुत बड़ी तादाद में लोग मारे गए, लेकिन कनेक्ट नहीं हुई आपस में। ये जो, और फिर वो ऐसा लगता है कि एक बड़ी जंग जो है वो कहीं ना बन जाए, वो जो कोल्ड वॉर है दो ताकतों के दरमियान, वो कहीं हॉट वॉर ना इख्तियार कर ले, या वो बहुत सारे उसके जो फ्लैश पॉइंट्स हैं वो कहीं एक बिगाड़ की तरफ, बड़े बिगाड़ की तरफ ना चले जाएं। तो ये जो पॉलिसीज बन रही हैं आज, ये वो पॉलिसीज हैं जो कि आज के, यानी चाहे वो किसी भी जमात की क़यादत हो, या वो सरकारी अदारों में मौजूद शख्सियात हों, या वो प्राइवेट सिटीजन्स, वो ये जहन में रखें कि जो आज के फैसले हैं वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छी या बुरी, वो जो बच्चा आज पैदा हो रहा है, या जो जवान है, या जो जो जिनकी जो भी, मतलब वो 2040 या 2060 या 2070 या 2080 या इस सदी के अख्तिताम को रख के बनाए। पोस्ट डिजिटल, डिजिटल नहीं, पोस्ट डिजिटल एरा शुरू हो चुका है, उसमें कभी बाद में बात कर लेंगे। तो वो यानी हम आज देखें ना, बैठ के बात करते हैं कि जी वो फलाना अस्पताल देखें, लाहौर का जो है वो गंगाराम हॉस्पिटल कब से चल रहा है, कितना ज़बरदस्त है। सिविल हॉस्पिटल कराची का, यूनिवर्सिटीज़ की बात हम करते हैं, कॉलेजों की बात करते हैं, 100 साल 200 साल पुरानी उनकी बिल्डिंग्स हैं, उनकी हिस्ट्री है, वो चल रही हैं। लेकिन पता चलता है कि 2 महीने पहले पुल बना, वो गिर गया। तो ये मसला ये है कि आप ये अब जो भी कुछ करना है, और ये हर दौर में कुछ चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए। जैसे मईशत है, मतलब ये नहीं है कि जी एक दौर में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, उसके बाद उसके अगला दौर आया, वो ख़त्म हो गया, उसके ऊपर तहकीकात शुरू हो गई। अब ये सिलसिला हम बतौर रियासत अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वो रुक गया, उस पर अरबों रुपया खर्च हो गया, कंसल्टेंट्स आ गए, फलां हो गया, ढिमाकना हो गया, फिर वो फीते कट रहे हैं, नाम बदल रहे हैं। अब ये एक बहुत संजीदगी का वक्त है। उसकी वजह ये कि जो सूरत हाल है पूरी दुनिया की, उसमें जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ, और मैं ये सबके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो जो है ना, वो अपने आप को, सब रियासतें अपने खारजा पॉलिसी को, मईशत को, सिक्योरिटी चैलेंजेस को, और फिर उसके नतीजे में जो अंदर मुल्क में सलाहत होनी है, तो वो सारी की सारी फिर वो, मतलब 1 करोड़ नौकरियां कहाँ से आएंगी, ये 50 लाख नौकरियां कहाँ से आएंगी, जब तक कि आपकी जो मौजूदा लोग अगर बेरोज़गार हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखनी हैं। ये मंशूरों में मैं देख रहा हूँ कि वो ये जो बात है ना, इतने करोड़ नौकरियाँ, इतने लाख नौकरियाँ, ये अच्छा है दें, लेकिन ये है कि वो मतलब उसमें फिर वो गैर संजीदा पहलू भी मुख्तलिफ मंशूरों में इस किस्म के नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए जो है ना, ये रियलिटी जो हकीकत है उसको सामने रख के जो है हमें बात करनी चाहिए, ठीक है। और वो चीज़ जो कि पॉसिबल है, जो मुमकिन है, वो यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान बतौर रियासत उसने आगे जाना है, ठीक है ना। तो इससे ज़्यादा मैं कोई इस पर बात नहीं करना चाह रहा। पस मंज़र में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अभी देखें ना, चंद रोज़ रह गए हैं, तो एक तो तहरीक इंसाफ जो है वो अभी तक उनका मुकम्मल है कि वो 8 तारीख को सरप्राइज़ देंगे। जो मुस्लिम लीग नून है उनकी क़यादत कॉन्फिडेंट है कि हम आ रहे हैं। मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो भी भरपूर अंदाज में, और मौलाना साहब भी मैदान में है। तहरीक लब्बैक भी मौजूद है, उसको नज़रअंदाज ना करें। और जो IPP है वो भी मौजूद है। और बज़ाहिर जो है वो आपस में जमातों का कोई इत्तेहाद भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इत्तेहाद है भी शायद या नहीं भी है। लेकिन वो खुल के जो है शायद वो 8 तारीख के बाद ही सामने आएगा मंजर के किसके पास कितनी सीट्स हैं, और फिर शायद
इनके आपस में मुख्तलिफ, लेकिन ये तेज़ी के साथ होगा। उसकी वजह यह है कि जैसे मैंने कल भी बात की थी कि सदर का भी इंतखाब होना है फौरी तौर पे, तो ये 2-3 जो मामला हैं, स्पीकर का चुनाव है, सदर का चुनाव है, साथ ही फिर उसके बाद सेनेट के इलेक्शंस आ रहे हैं अगले महीने यानी मार्च में, तो ये बहुत कुछ अगले चंद दिनों में। तो यहाँ पर इस दौरान इस्तेहकाम कैसे आता है, ये रियासत के लिए, हम सब की रियासत, हम सबका मुल्क है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि उस पर नज़र रखें। और ये पस मंज़र की जो मैंने बात की ना कि पस मंज़र में क्या हो रहा है, बहुत कुछ तो सामने हो रहा है, बहुत कुछ पस मंज़र में हो रहा है। जो पस मंज़र में हो रहा है ना इस वक्त आलमी सतह ग्लोबल उस पर, वो ये है कि जिसमें मेरी एक एक बड़ा डायलॉग हो रहा है, और मेरी दुआ है कि वो डायलॉग कामयाब हो जाए। और वो जो डायलॉग है वो हो रहा है गज़ा के हवाले से। गज़ा में एक तो ये कि मैंने कल भी बात की थी कि मुझे मायूसी हुई उस रूलिंग से, क्योंकि वो रूलिंग जो है वो सीज़ फायर तक पहुंच के रुक गई। सीज़ फायर उसने नहीं कहा, तो जंग बंदी नहीं हुई, लेकिन साथ ही इसराइल को खड़ा कर दिया लाके उन्होंने जेनोसाइड के अंदर, कि वो एक कटहरे में खड़े हो गए कि ये जो है मतलब है कि तमाम इल्ज़ामात दुरुस्त हैं और आगे मुकदमा चलेगा, और इस तरह करके उन्होंने दिया तमाम लेकिन वो वहाँ पर रुक गई अदालत जहाँ पर उनको सीज़ फायर का हुक्म देना था। लेकिन उसके नतीजे में 2-3 बातें जो हैं वो तेज़ हो गई, 2-3 वाक़यात जो हैं उनमें तेज़ी आ गई। एक तो बहुत पहले से मैं ये बात कह रहा हूँ और उसको डिस्कस भी कर रहे हैं कि पस मंज़र में मुज़ाकरात हो रहे हैं, पस मंज़र में मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो मुज़ाकरात तेज़ हो गए। उन मुज़ाकरात ने तेज़ी पकड़ ली, पहले पकड़ी हुई थी, लेकिन कल के फैसले के बाद तो बहुत तेज़ी पकड़ ली। जंगों ने भी तेज़ी पकड़ ली। खान यूनिस में आज इस वक्त जो है वो शदीद लड़ाई हो रही है दोबारा। खान यूनिस यानी जो जनूबी गज़ा का इलाका है, वहाँ पे लड़ाई हो रही है बहुत ज़्यादा, और साथ ही हिजबुल्लाह के साथ इसराइल की जो झड़पें हैं उनमें भी तेज़ी आ गई है, जो शुमाली इसराइल और जनूबी लेबनान। और भी वाक़यात हैं, लेकिन मैं पहले इस बात को मुकम्मल करूं कि जो पस मंज़र में जो कुछ हो रहा है। पस मंज़र में ये हो रहा है कि इस वक्त एक प्लान जो है वो सामने रखा है, और उस प्लान के ऊपर पेशरफ्त भी हो रही है, यानी बातचीत आगे बढ़ रही है। वो प्लान जो है वो उसके रास्ते में रुकावट इसराइल बना हुआ है, लेकिन उस पर अमेरिका जो है वो आगे बढ़ के पूरी कोशिश कर रहा है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका को ये बात अच्छी तरह पता है कि अगर ये प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए बहुत बड़ा मसला होगा, मतलब इसके अलावा और कुछ है नहीं उनके पास इलेक्शन में जाने, और ये जंग अगर बढ़ गई, और उनको पता है कि चाइना और रशिया खुल के कहाँ खड़े हैं, ठीक है, वो एक खुल के एक पोजीशन ले चुके हैं जो कि इसराइल के साथ नहीं है, ठीक है। और इसमें जो ये सेक्रेटरी ब्लिंकन जब पिछले दिनों आए थे यहाँ पे, उन्होंने दौरा किया था जॉर्डन का, फिर महमूद अब्बास से भी उनकी मुलाकात हुई, फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी हुई, फिर वो सऊदी अरेबिया भी आए, फिर उनकी सेक्रेटरी ब्लिंकन की मुलाकात जो है वो वली अहद सऊदी अरब और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सुलेमान से हुई, फिर उसके बाद वो यूएई भी गए, फिर कतर भी गए, काफ़ी तवील दौरा जो, तो वापस भी गए, तो उसके बाद वो चले गए। लेकिन इस दौरे के दौरान जो है वो उन्होंने काफ़ी, जिसको कहना चाहिए कि कुछ चीज़ों के ऊपर काफ़ी पेशरफ्त हुई उनके इस दौरे के दौरान। और उनके दौरे के दौरान पेशरफ्त ये हुई कि एक प्लान जो है वो आगे बढ़ा, और वो प्लान ये बढ़ा आगे, जो कि अब आगे चला गया है, यानी काफ़ी समझें कि इसमें कामयाबी के इम्कानात हैं। इफ्स एंड बट्स बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें कामयाबी के इम्कानात हैं। पहला तो इसमें यह है कि और इसके ऊपर तकरीबन तमाम अरब ममालिक, इसमें मैंने कहा ना इफ्स एंड बट्स हैं, क्योंकि ये मुज़ाकरात की तमाम, कभी इधर से शर्त तेज़ होती है, कभी उधर से सख्ती आती है, कभी वो ज़ाहिर है कि मॉडरेट्स हैं, जो हार्ड लाइनर्स हैं, हर तरफ मुख्तलिफ मुल्कों की मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं, लेकिन बहरहाल ये मामला कहीं पस मंज़र में आगे बढ़ रहा है और मुज़ाकरात का मामला है। और ये इसलिए बढ़ रहा है कि जब यहाँ से वापस भी गए डेवोस सेक्रेटरी ब्लिंकन, तो वहाँ पर भी उन्होंने 2 स्टेट सोल्यूशन की दोबारा उन्होंने 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की।
अच्छा, अब जो डायलॉग है उसके उसके खदोखाल क्या है, वो हतमी क्या शक्ल इख्तियार करता है उसको छोड़ दें। लेकिन अब चूंकि वेस्टर्न ज़राए इब्लाग इधर उधर उनके टॉक शोज में आगे पीछे मशरिक़ वस्ता में भी ये बात डिस्कस होनी शुरू हो गई, मशरिक़ वस्ता नहीं मगरबी एशिया, ये बात डिस्कस होनी शुरू हो गई है। तो इसलिए हम इसको अब ज़रा इसके खदोखाल थोड़े से बता देते हैं। खदोखाल इसके ये हैं कि पहले मरहले पे जो है वो सीज़ फायर हो। अच्छा, सीज़ फायर दो तरह के की बात चल रही है इस वक्त। एक तो ये है कि अच्छा इसमें अमेरिका और ज़ाहिर है कि अमेरिका इसमें इसको इस इनिशिएटिव को लीड कर रहा है, लेकिन चाइना, रशिया, तमाम अरब ममालिक, यूरोप, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, सारे मुल्क इस वक्त जो है इसमें आप समझें कि एक तरह से कुछ सख्त बात भी कर रहा है, लेकिन पस मंज़र में ये बात चल रही मुज़ाकरात। तो पहले मरहले पे ये है कि जी सीज़ फायर हो, जंग बंदी, और जंग बंदी जो है वो हो, और उस जंग बंदी के दौरान जो है वो एक तो ये है कि 1 महीने की हो या 2 महीने की तक वो जंग बंदी हो तवील। और तवील जंग बंदी के दौरान जो है वो यरगमाली जो कि हमास के पास हैं इसराइल के, ये जहन में रहे बात कि इसराइल हार चुका है ये सारा मामला, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो और अमेरिकन ने एक बहुत बड़ी गलती की कि जब ये पहले डायलॉग चल रहा था कि वहाँ से हमास ने लोग छोड़े थे, यहाँ से भी छुड़वाए जा रहे थे, बाद डायलॉग का आगे चला था तो इन्होंने ज़मीनी हमले की इजाज़त दे दी। उसके नतीजे में वो ज़मीनी हमला क्या खाक होना था, और लोग भी शहीद हुए, और वो एक सर पकड़ के नेतन्याहू बैठा हुआ है कि वो याह्या सिंवर किधर है भाई, और मोहम्मद ऐफ किधर है, वो उधर ढूंढते हैं, उधर ढूंढते हैं, उधर ढूंढते हैं, उधर कुछ नहीं पता किधर। तो मसला ये है कि अब ये और बारिश हो रही है और शदीद सर्दी है, और वहाँ इंसानी जानें कितनी चली गई हैं किसी को नहीं है, और अब ये मामला अभी 24-48 घंटों में मज़ीद ख़राब हो जाएगा। ये भी मैं आपको बता दूं कि बहुत बुरी खबरें हमारे पास गज़ा से आने वाली हैं, उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको भी। लेकिन पहले मैं बताऊँ ये पस मंज़र में चीज़ क्या है जो तेज़ हो गई है। पहली ये है कि सीज़ फायर हो जाए, ठीक है, और वो सीज़ फायर जो है वो हो, और उस पे उसमें जो फ़ाल मुल्क हैं वो 10 से ज़्यादा हैं, ठीक है, 10 से ज़्यादा मुल्क उसमें एक्टिव हैं, जिसमें यूरोप के मुल्क भी हैं, मुसलमान मुल्क भी हैं, अरब ममालिक भी हैं। सीज़ फायर हो जाए, और इसी दौरान जो है वो जो हमास है वो जो यरगमाली हैं उनके पास उनको वो रिहा करे, और साथ ही फ़लस्तीनी जो इसराइल के जेलों में हैं उनको रिहा किया जाए इसराइल की तरफ से। देखें उनको अब ये कि उधर से शुरू होगा तो इधर से भी रिहाई शुरू हो जाएगी, और इस दौरान जो है वो ये सीज़ फायर हो, और ये सब फिर एक मैंने पहले बात की, हम शायद कर चुके हैं इस पर इशारा, कि एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप लाने की बात हो रही है फ़लस्तीन में, यानी गज़ा में भी और फ़लस्तीनी अथॉरिटी में भी। सदर महमूद अब्बास जो हैं, जो कि अब 88 साल जिनकी उम्र है, उनको या तो वो इस्तीफ़ा दे देंगे या वो अपने ओहदे पे आप समझें कि एक अलामती तौर पे रहेंगे। और ये जो मुआहदा तय पा रहा है इसमें यह है कि एक इंतहाई फ़ाल जो वज़ीर आज़म है, अबूरी वज़ीर आज़म हों फ़लस्तीन के, जिनके ऊपर तमाम फ़रीक़ैन या अक्सरियत फ़लस्तीन, तमाम तो कभी भी किसी पे भी नहीं कहा होता, लेकिन बहरहाल ये कि जिनके ऊपर एक जो बहुत मुतनाज़ ना हो, यूँ समझ लें आप, तो उनको जो है वो वज़ीर आज़म के तौर पे उनका ऐलान कर दिया जाए। अच्छा, उसमें 3 नाम चल रहे हैं। एक नाम चल रहा है उसमें सलाम फ़याज़ जो हैं ये फ़लस्तीनी अथॉरिटी के वज़ीर ख़ज़ाना भी रहे हैं, और ये 2005 में वज़ीर ख़ज़ाना ये इन्होंने उसके बाद फिर दोनों से इनका इख्तलाफ हो गया था, फ़तह से भी, अल-फ़तह से भी और हमास से भी। तो इन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी तरीक़त सालिस, यानी तीसरी पार्टी इन्होंने बना ली थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। ये PhD हैं, प्रिंसटन में पढ़ाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इनको आप समझें कि मईशत पे और बाकी तमाम मामलात पे इनको बड़ा अबूर है। तो एक तो इनका नाम चल रहा है, और इनके नाम पे एक मजमूई तौर पे
यूरोप, अरब दुनिया, चाइना, रशिया, किसी को, इस्लामी दुनिया, किसी को इनके नाम पे भी इतराज़ बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा नाम जो है वो चल रहा है नासिर अल किदवा का। नासिर अल किदवा जो हैं ये वज़ीर आज़म रहे हैं कुछ अरसे के लिए, और इनको हंगामी तौर पर वज़ीर आज़म बना दिया था। फिर उसके बाद ये हुआ कि सलाम फ़याद को हंगामी तौर पर वज़ीर आज़म बनाया था। ये जो हैं नासिर किदवा जो हैं ये एक तो यासिर अरफात के बहुत करीब रहे हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ये फ़लस्तीनी मंदूब रहे, ये नायब वज़ीर आज़म भी रहे, लेकिन चंद साल पहले इनका बड़ा शदीद इख्तलाफ हुआ सदर महमूद अब्बास से, और उसके बाद ये अलग हो गए। ये भी जो है इन्होंने भी ये भी आला तालीम याफ्ता हैं, ठीक है, और ये जो हैं ये भी इस वक्त मुल्क मुख्तलिफ जगहों पे फ़ाल हैं और बहुत फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाते हैं। लेकिन ये अपने आप को, मतलब ये हमास में भी नहीं गए, ये इन्होंने महमूद अब्बास से भी अपने आप को अलग किया, और इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ इसलिए होती है कि इन्होंने करप्शन के ऊपर, जो कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी के अंदर करप्शन है, उसके ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्होंने क्रैक डाउन किया और बड़ी आवाज़ उठाई, और जिसके बायस इनको बहुत ज़्यादा वहाँ पे पसंद किया जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद तो ये दो शख्सियात हैं जिनका नाम ज़्यादा डिस्कस हो रहा है कि उनको वज़ीर आज़म के तौर पे लाया जाए, और तीसरा जो नाम है वो महमूद अब्बास चाहते हैं कि वो आ जाएं, ताकि जो वज़ीर आज़म हो वो महमूद अब्बास साहब के करीब हो। तो वो मोहम्मद मुस्तफ़ा जो कि फ़लस्तीनी फ़ंड है इस वक्त, उसके जो सरबराह हैं और जो मुशीर हैं वहाँ पे, ये भी बड़े काबिल हैं, और ये भी, इनका नाम भी काफ़ी ज़्यादा, यानी सऊदी अरेबिया और कुवैत और बाकी जगहों पे भी, वर्ल्ड बैंक और IMF और उनके साथ ही वाबस्ता रहे हैं। ये भी टेक्नोक्रेट किस्म की पर्सनैलिटी हैं। लेकिन ये है कि 2016 में पनामा पेपर्स में इनका नाम था, तो जिसकी वजह से जो करप्शन के हवाले से मुख्तलिफ चार्जेस हैं इनके ऊपर, तो इनका नाम शायद ना हो। लेकिन बहरहाल एक अबूरी वज़ीर आज़म जो है उसके नाम पे इत्तेफाक की पूरी कोशिश हो रही है। अच्छा, फिर उसके बाद जो तमाम फ़लस्तीनियों के लिए काबिल कबूल हो, इस दौरान जो है वो जो सबसे अब ये ट्रिकी पार्ट शुरू हो रहा है। अब ये वो है जो बहुत मुश्किल मराहिल होती है ना, जो बड़ी मुश्किल सफारतकारी होती है ना, शायद ही इससे ज़्यादा कोई मुश्किल सफारतकारी हो जो इस वक्त हो रही है। और उसमें CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स भी हैं, उसमें सेक्रेटरी ब्लिंकन भी हैं, उसमें टर्की भी है, उसमें कहीं पाकिस्तान भी है, उसमें ईरान भी है, उसमें सीरिया, उसमें इराक, उसमें सारे मुल्क एक बड़े मकसद के लिए कि ये जंग आगे ना फैले। क्या रोक पाते हैं? क्या सफारतकारी? ये आखिरी कोशिश है, ये ज़हन में रखें, क्योंकि उसके साथ ही जो जंगें हैं वो फैल रही हैं, ठीक है, वो उनके महाज वसीतर हो रहे हैं, तो ये सफारतकारी का कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद जो अगला मरहला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जब ये अबूरी वज़ीर आज़म आ जाएंगे, तो अबूरी वज़ीर आज़म की फिर हिफाजत के लिए या उनकी अथॉरिटी को गज़ा और मगरबी किनारे दोनों जगह पे उनकी अथॉरिटी कायम हो, उसके लिए एक अरब ममालिक की, या जिसमें इस्लामी ममालिक भी हो सकते हैं, अरब ममालिक से, उनकी अमन फौज गज़ा और मगरबी किनारे पे पहुंच जाएंगी। इस पे नतन्याहू सामने जो जो बोलते रहे, नतन्याहू का कहना यह था कि जो भी बैनुल-अक़वामी फोर्स आए वो इसराइल के अगेंस्ट हो, तो इसको तमाम मुल्कों ने, ख़ास तौर पे जो सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, तमाम मुल्कों ने, इस्लामी मुल्कों ने, OIC ने उसको तो रद्द कर दिया कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसराइल के अंदर जाए। तो ये बात सेक्रेटरी ब्लिंकन ने जाके वो नतन्याहू को बता दी। अब उसके, मैंने कहा एक तरफ तो सख्त मामला चल रहे हैं, लेकिन पस मंजर में डायलॉग भी हो रहा है। अच्छा, अब अगले मराहल इसके ट्रिकी हैं कि वो जो अबूरी वज़ीर आज़म हों वहाँ पे, वो वहाँ पर कंट्रोल संभाले, और उसका जो इस बात को कि वहाँ पर अमन व अमान हो, इसराइल कोई गड़बड़ ना करे। ये जो इलाके हैं फ़लस्तीनी इलाके, यहाँ पर तमाम अरसर नौ जो तामीर है वो सऊदी अरेबिया, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, बाकी जो ममालिक हैं,
वो करने पे तैयार हैं, ठीक है। और इस दौरान जो है हमने कहा अब ट्रिकी मामला शुरू हो रहे हैं। इस दौरान जो है वो 2-3 तरीके हो सकते हैं। अच्छा, यहां पर नेतन्याहू एक अजीब मसला, प्योर शराब, हार्ड लाइनर्स भी है ना, लेकिन अब वो दुनिया एक जगह ठहर रही है, जाके इसको रोक रहे हैं एक जगह सब। और वो ये है कि या तो सिक्योरिटी काउंसिल, मुकम्मल सिक्योरिटी काउंसिल यानी तमाम अरकान, या तमाम जनरल असेंबली अक़वाम मुत्तहिदा की, वहां करारदाद मंजूर कर ली जाएगी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की, ठीक है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का ऐलान कर दिया जाएगा, अक़वाम मुत्तहिदा उसको एक मुल्क के तौर पे तस्लीम करेगी, अमेरिका वीटो नहीं करेगा, अमेरिका ही हो सकता है पेश कर दे, ठीक है। और जब ये हो जाएगी तो जवाबन जो है इसी दौरान, चूंकि 2 रियासती हल मिल गया, तो सऊदी अरेबिया जो है वो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात करेगा और साथ ही दीगर ममालिक भी। 2 रियासती जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है वो उसके ऊपर कि भाई कि ये भी रियासत है और ये भी रियासत है। ये वो है जो OIC का फार्मूला है, ये वो है जो कि जिस 2 रियासती फार्मूले पे सब खड़े, कोई पब्लिकली स्टांस ले रहा है नहीं ले रहा, लेकिन पीछे पस मंजर में सब इस पे 2 रियासती उस पे है। अच्छा, नारे वो सामने वही जाहिर है कि एक उसमें, क्योंकि इस वक्त मैंने आपसे कहा ना कि 26,000 से ज़्यादा बेगुनाह अपनी जाने दे दी उन्होंने अभी तक, और बारिश हो रही है, और मैं आपको बता रहा हूँ सर्दी भी बहुत है, बर्फबारी भी शुरू हो गई है वहाँ पे गज़ा में, और जंगबंदी नहीं हो रही। तो इसीलिए अब जो प्रेशर है वो इतना शदीद है कि अब ये बात आगे बढ़नी ही बढ़नी है, अभी से यहाँ से वापसी का रास्ता नहीं बढ़ेगी। अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए फिर मैं नहीं जानता कि दुनिया किस तरफ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें जो नासिर किदवा हैं उनका और सलाम फ़याद उनका, 2 का नाम ज़्यादा, और मोहम्मद मुस्तफ़ा जो कि महमूद अब्बास के साथी हैं। फ़लस्तीनी अथॉरिटी मौजूदा शक्ल में गैर फ़ाल हो गई है, तो इसको दोबारा से बनाया जाएगा और दोबारा इसमें माहिरीन होंगे, यानी सियासी जमातें हो सकता है अपने आप को अलग करें इससे, हो सकता है कि नए नामों से फिर इलेक्शंस हो, मतलब वो अभी बात की बात है। पहली बात जंगबंदी और ये मामलात का आगे बढ़ना, दोनों तरफ से कह दिया, 2 रियासती। अच्छा, इसके ऊपर जो इम्पॉर्टेंट बात हुई है पिछले 24 घंटों में, जो हमें नज़र भी आते हैं, इसके साइंस अब नज़र आने शुरू हो गए हैं, वो ये है कि एक तो अगर हम 23rd स्लाइड देखें तो 2 मुल्कों के सदूर से प्रेसिडेंट बाइडन ने फ़ोन पे बात की है। एक तो 23वीं स्लाइड है, ठीक है। प्रेसिडेंट बाइडन की जनरल सीसी से, जो अब्दुल फताह सीसी हैं, उनसे बातचीत हुई और उसमें उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात की, और उसके बाद ये इनकी बात हुई। लेकिन जो पस मंज़र में है, क्योंकि इसमें मिस्र एक फ़ाल किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि मिस्र के बॉर्डर लगते हैं और वहाँ से। अच्छा, दूसरी जो बात है उनकी हुई है वो शेख तमीम बिन हमाद सानी, जो कि कतर के अमीर हैं, जो 19 स्लाइड है। अच्छा, उनसे जो बातचीत हुई है, कतर भी ज़ाहिर है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ये अगर हम इसमें देखें तो रिलीज़ ये इसकी 3rd लाइन से स्टार्ट होता है। अमीर कतर एंड हिज टीम इन रीचिंग अ डील फॉर द रिलीज ऑफ होस्टेजेस हेल्ड बाय हमास टुगेदर विद ह्यूमैनिटेरियन पॉज। अब दोबारा उसकी बात, लेकिन ये ह्यूमैनिटेरियन पॉज नहीं होगा, ये लंबा होगा, यानी अब ये 2-3 दिन, इसराइल का कहना है कि 2 दिन के लिए हम खाना चोर, नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक लंबा पॉज होगा। और इस दौरान जो है, ये जो अगले है ना 2 लास्ट लाइन्स, ये सस्टेन, ये व्हाइट हाउस का लामिया है, ये आज का व्हाइट हाउस का लामिया है। उसमें वो आखिरी 2 लाइन्स पे तवज्जो दें, सस्टेनेबल पीस इन मिडिल ईस्ट टू इंक्लूड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पैलेस्टीनियन स्टेट। ये प्रेसिडेंट बाइडन की बात हुई है अमीर कतर से, और व्हाइट हाउस का लामिया है। तो ये जो मामलात हैं, इस तरह समझें आप कि ये पस मंज़र में जो कुछ हो रहा है, इसके ये पस मंज़र में ये मामलात आगे जा रहे हैं। और चूंकि प्रेसिडेंट बाइडन ने अमीर कतर से कह दिया कि जी होस्टेजेस की वो रिलीज पे बात हो रही है, उधर प्रिजनर्स का छोड़ना भी वो, लेकिन वो भी छोड़ेगा इसराइल। और उसके बाद
जो ये टू स्टेट, ये पैलेस्टीन स्टेट की बात भी हो गई साथ ही, और वो जो नेतन्याहू के साथ, लेकिन उसके इस दौरान 2-3 और वाकयात पेश आ गए। अच्छा, एक तो ये कि जो ईरान के अंदर हुआ है, 9 पाकिस्तानी वहाँ पे, आज उनके जो पाकिस्तान के सफ़ीर जो मुदस्सिर टीपू साहब हैं, उन्होंने सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात की। मेरे ख्याल से उनके वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान भी आ रहे हैं, लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, 9 पाकिस्तानी वहाँ पे जो है उनको वहाँ पे शहीद कर दिया गया। तो आप वक्फ़ा लें, फिर उसके बाद और बात करते हैं कि क्या ये मुमकिन है, जो कुछ मैं कह रहा हूँ, जो बात हो रही है, क्या ये मुमकिन है या ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आज जड़जाला जेल में साइफर केस की समाअत के दौरान इमरान खान साहब और जज के दरमियान तल्ख कलामी की इत्तलात भी सामने आई हैं। तल्ख कलामी की इत्तलात भी हैं। वो वकील, मेरे ख्याल से दो सरकारी वकील आए हैं। ये मैंने कहा ना, अब आने वाले दिनों में ये देखते हैं कि मामला किस तरफ जाते हैं इलेक्शन से पहले। उसमें ये खबर जो मेरे पास आई तो मैंने फ़ौरन कहा कि ये चेक करें कि बैरिस्टर गौहर साहब किधर हैं और शेख शाहीन साहब किधर हैं, लेकिन ये कि उनसे मेरा ख्याल है कि शायद अभी रब्ता नहीं हो सका या उनसे बात नहीं हो सकी या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह नहीं हुई, तो मुझे नहीं पता कि वो वकला, लेकिन बहरहाल वकला मौजूद हैं। वो क्या है वो एक आध दिन में क्लियर हो जाएगा कि उनकी लीगल टीम क्या पॉइंट रेज करती है। ये जो मैं ख़ित्ते के हालात हैं ना इस वक्त एक बहुत खौफनाक सिचुएशन की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन ये जो गुफ्तगू हुई है ना प्रेसिडेंट बाइडेन की, इसके बाद उसमें दोबारा से ये पैलेस्टीन स्टेट का जिक्र हुआ है। अच्छा, पैलेस्टीन स्टेट का जिक्र हुआ है तो जाहिर हो टू स्टेट ही है। ये वही बात है जो कि नुक्ता नज़र है OIC का भी, कई यूरोप के मुल्कों का भी, अमेरिका का भी, चाइना का भी, रशिया का भी, टर्की का भी, और पाकिस्तान भी उसका हिस्सा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी, बहुत सारी फॉरेन पॉलिसी तो पाकिस्तान अपनी खुद है ना, लेकिन बाकी पाकिस्तान एक बहुत बड़े दुनिया के ब्लॉक का हिस्सा भी बन रहा है, बहुत पावरफुल ब्लॉक का हिस्सा है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान ब्रिक्स में भी जा रहा है, पाकिस्तान SCO में मज़ीद फ़ाल होने जा रहा है। पाकिस्तान जो है वो आने वाले दिनों में, और बहुत सारे मामलात है, बहुत कुछ है यहाँ पे ना। तो पाकिस्तान इस वक्त जो है वो एक, और मतलब है कि चाहे वो सेंट्रल एशिया आप ले लें, चाहे आप बाकी जगह, तो पाकिस्तान अपनी जगह पे जो है वो बिल्कुल एक उसकी फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड उसकी जो है वो मईशत है, फिर मईशत से रिलेटेड उसके मुल्क के अंदर इस्तेकाम कैसे आता है, लीडरशिप कैसे आती है, पॉलिसी मेकिंग कैसे होती है। मईशत को तो लॉक कर देना चाहिए, मईशत को, फॉरेन पॉलिसी को, कुछ चीज़ें तो लॉक होती है ना, मईशत लॉक हो जाती है कि जी अगले, ये कह रहा हूँ, अब जो भी आप प्लान अनाउंस करें पाकिस्तान में, गुजारिश है तो उसको आप ये जहन में रखे करें कि ये ना हो कि वो फिर 2 सालों के बाद फिर पता चला कि तहकीकात हो रही हैं और रुका हुआ है और दूसरी तख्तियाँ लग रही हैं, तो अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते, या तो ये आगे जाना है। अच्छा, दूसरा जो मामला है वो ये साथ ये हुआ है कि बड़ा धचका लगा है अक़वाम मुत्तहिदा को खुद बतौर अदारा, क्योंकि उनका जो गज़ा में और मगरिबी किनारे पे और लेबनान में और सीरिया में और जहाँ जहाँ पर फ़लस्तीनी जो हैं वो पनाहगुज़ीन कैंप हैं, और ये मैं बात कर रहा हूँ 1948 के बाद से लेके, नबका के बाद से लेके, जो फ़लस्तीनी चले गए थे, तो उनकी मदद के लिए 1949 में अक़वाम मुत्तहिदा का एक अदारा कायम हुआ था, और वो अदारा जो है वो काम करता है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के तौर पे। ये बहुत पुराना, ये जो तकरीबन समझेंगे जितने हस्पताल आपको नज़र आ रहे हैं, जितने वहाँ पे इमदाद पहुँच रही है, जितने वहाँ पे स्कूल नज़र आ रहे हैं, जितना जो भी कुछ डॉक्टर्स जा रहे हैं, सारे वो अक़वाम मुत्तहिदा का ये स्पेसिफिक फ़लस्तीनियों के लिए है, स्पेसिफिक। अब हुआ ये कि इसके ऊपर इसमें चंद लोग मुलव्विस निकले, जो कि 7 अक्टूबर को जो हमास ने हमला किया था इसराइल, उसमें ये लोग 7, 8, 10 लोग इसमें कोई तकरीबन मुलव्विस निकले, या हो सकता है इससे ज़्यादा हो। और उसके बाद ये हुआ कि ये जो 8वीं स्लाइड है, पॉलिटिकल एंड पीस बिल्डिंग अफेयर्स, जो अक़वाम मुत्तहिदा का बड़ा अदारा है, उसने ये ऐलान कर दिया कि वो इन्वेस्टिगेट करेगा इन एलिगेशंस को कि क्या अक़वाम मुत्तहिदा के लोग भी 7 अक्टूबर के हमले में मुलव्विस थे।
अच्छा, उसके बाद ये कल हुआ रात को। उसके बाद ये हुआ कि अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से ये बयान जारी हुआ यूनाइटेड नेशंस की इस एजेंसी को इमदाद सबसे ज़्यादा अमेरिका दे रहा है, बरतानिया दे रहा है, यूरोपीय ममालिक दे रहे हैं, तो उन्होंने इसकी इमदाद बंद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा का ये अदारा जो कि वहाँ पे सारी खुराक पहुँचा रहा है, सारा, और फिर उसके बाद बरतानिया ने भी कर दी, फिर इटली ने भी कर दी, फिर बाकी मुल्कों ने भी एक एक करके इसकी मदद, इसको कि इसके इन्वेस्टिगेट किया जाए कि इसके अंदर क्या ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि वाकई, और इसके ऊपर नेतन्याहू साहब को फिर एक वो मिल गई बात कि भाई ये तो देखें, ठीक है। लेकिन ये जाहिर सी बात है कि वो जो मुज़ाकरात का मामला है वो अपनी जगह पे चल रहा है, तो साथ साथ ये वाक़यात होते रहेंगे। लेकिन दूसरा बड़ा वाक़या एक तो ये कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे में ये कैसे हुआ भाई। अक़वाम मुत्तहिदा ने चूँकि ख़ुद कहा कि हम इसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे, जो मैं 8 स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ ना, कि UNRWA ने कहा कि वो ख़ुद एलिगेशंस की इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, तो उसके बाद फिर वो बाकी जो है वो तो फिर मामला नहीं रहा, मतलब है कि ख़ुद उनकी तरफ से ही फायर हो गए। लेकिन इसी दौरान इमदाद देना बंद कर दी गई। दूसरा जो वाक़या है वो ये पेश आया है कि जो हुतीज़ हैं उन्होंने ये मार्लिन लुआंडा, ये बरतानिया का जो है ये एक, आप समझ लें कि मैं इसको ऑयल टैंकर तो नहीं कहूँगा, क्योंकि इसमें जो इसमें यानी वो ऑयल नहीं था, वो आप समझ लें कि एक और पेट्रोलियम से रिलेटेड एक और उसमें जी। अच्छा, तो वो जो है वो उसके ऊपर अटैक हुतीज़ ने जब किया, ये रशिया से आ रहा, G7 की पाबंदियों को पेश नज़र रखते हुए ये मुकम्मल तौर पे, यानी ये ठीक तरह से आ रहा था, ये मूव हुआ जब यहाँ पे, तो इसके ऊपर हुतीज़ ने अटैक किया। अच्छा, अटैक किया तो इस पर आग लग गई। अच्छा, अब चूंकि ऑयल से रिलेटेड इसमें माया था सारा, तो वो जो आग है वो तेज़ी के साथ फैलना शुरू हुई। वो जहाज़ के अमले ने जो है वो कॉल दी, अमेरिकन वॉरशिप्स आसपास, फ्रांस का एक जहाज़ वो मौजूद था, इंडिया की जो नेवी है वो मौजूद थी, इस जहाज़ के ऊपर इंडिया का अमला भी था, इसके ऊपर बाकी एक मेरे ख्याल से बांग्लादेश का इसमें अमले में एक शख्सियत बांग्लादेश से थी। जहाज़ में आग लग गई। अच्छा, जहाज़ को आगे बचाने के लिए जो है वो USS कारने जो है वो आया, और जब USS कारने जो है ये आगे आया, तो USS कारने के ऊपर जो है वो अटैक कर दिया हुतीज़ ने। अच्छा, ये पहला वाक़या है इस तरह का कि ये मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ सेंटकॉम की जो प्रेस रिलीज है 16th, हुतीज़ फायर एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल टुवर्ड्स USS कारने। अच्छा, ये जो हुआ है, और फिर नेवी टाइम्स जो है ये खबर दे रहा है कि USS कारने शूट्स डाउन मिसाइल इन फर्स्ट अटैक ऑन नेवी सिंस अक्टूबर। अच्छा, यानी ये जो प्रॉपर उनके बहरी बेड़े पे अटैक हुआ है हुतीज़ की तरफ से, ये पहला अटैक हुआ है, और अमेरिकन्स किसी सूरत ये नहीं चाह रहे इस वक्त कि भाई वो आगे जाके जो है ये यानी वो यमन के ऊपर, मैंने आपसे कहा है कि यमन जो है वो वहाँ की जो असल इशू था ना, इससे पहले भी, यानी गज़ा के उससे ये बहुत मुश्किलों के साथ वहाँ सीज़ फायर हुआ था। इसकी बड़ी हिस्टोरिकल पुराने मामलात हैं, ये कोई एक दो रोज़ का, ये मैंने 1990 में तो ये यमन मुत्तहिद हुआ था 1990 में, और उसके बाद ये 2010 से फिर वो वहाँ पर जंगें शुरू हो गई, और बड़ी मुश्किलों के साथ ये जंगबंदी हुई वहाँ पे। अब मसला ये है कि वो उसमें वो तो कहते हैं कि भाई को किसी सूरत जब तक गज़ा की जंगबंदी नहीं होगी तो हम तो यहाँ पे हमने तो स्टांस लिया हुआ, हमला करना है, करो, है क्या, हम जाने दे देंगे। और वहाँ पर कहत साली है, वहाँ पे पाबंदियाँ लगी हुई यमन पे। यमन जो है, इसमें मैंने आपसे कहा ना कि यमन, बाज़ लोग जो अच्छे दौर में, यानी ये जो 2010 से पहले भी जो यमन गए हैं, तो यमन पहले भी गरीब मुल्क था, और उससे पहले भी खाना जंगी रही है बहुत सारे, और ये जो बाज़ मुल्क है ना, तो उनकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो उनके लिए एक अजाब बन जाती है। जैसे इराक़ के लिए उनका ऑयल एक मसला अजाब बन गया कि ऑयल था उनके पास, जैसे लिबिया के लिए उसके जो ज़खायर, कुछ मुल्कों के लिए खुशहाली, कुछ मुल्कों के लिए वो बुरी खबर लेकर, तो यमन जो है
उसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कि बहर अहमर और दरमियान में नहर सुईज़ और उस तरफ जो है वो अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका और ये सा, तो उसकी वजह से यमन, मैंने पहले भी कहा कि इसमें 1990 तक तो यहाँ पे बरतानिया से जो भी जहाज़ वगैरह इंडिया जाते थे या यहाँ पे रुकते हुए ये जहाज़ जो हैं वो बरतानिया के उसमें रहा। और ये जो है ये 1990 में तो ये इकट्ठा हुआ है ना, उससे पहले यानी आज़ादी जब मिली है तो उससे पहले ये शुमाली यमन पहले आज़ाद हो गया था, जनूबी यमन बाद में हुआ। अब मसला ये है कि ये मामला जो है ये इधर ये अटैक हुआ, उधर वो, लेकिन उसके साथ ही अगले चंद रोज़ में ये मामलात आगे बढ़ेंगे और ये अब बहुत ही आप समझें कि वो बहुत ही डेलिकेट किस्म की डिप्लोमेसी नहीं होती पीछे, कि टर्की ने अपनी पोजीशन ली हुई है, पाकिस्तान ने पोजीशन ली हुई है अपनी, ईरान की अपनी पोजीशनिंग है, और इस दौरान ये ईरान पाकिस्तान के मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे थे, फिर ख़राब हुए, फिर बेहतरी की तरफ गए, फिर ये आज वहाँ से अफसोसनाक वाक़े की ख़बर आई। तो ये अब अगले चंद दिनों में ये बात वाज़ेह होगी कि क्या वहाँ पे सीज़ फायर होता है, सीज़ फायर होता है, और क्या फ़लस्तीनी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम का। अच्छा, इसी दौरान अल्जेरिया जो है उसने अगले हफ्ते जो है वो फिर दोबारा अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास बुला लिया, सिक्योरिटी काउंसिल का, फिर उसमें जंगबंदी की करारदाद पेश करेंगे। ये नहीं है, वो देखें ना, मुल्क जो है वो रुक नहीं रहे, मुल्क अपने अपना वो प्रेशर इतना बिल्ड हो रहा है, इतना शदीद प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि, और अब ये जो दोबारा बात आज हुई है प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से, और ये प्रेसिडेंट बाइडेन को पता है कि उधर से ट्रम्प और उधर से जो अभी निकी हेली आउट नहीं हुई वो भी मौजूद हैं अपनी जगह, वो भी कहीं मुकाबले पे उतरी हुई हैं, तो रिपब्लिकन्स के अंदर भी इशू है। तो ये किस तरह, क्योंकि रुकावट तो सिर्फ अमेरिका ही है ना, तो अमेरिका, और अमेरिका भी नहीं, प्रेसिडेंट बाइडेन का एक कॉल है, मुझे नहीं पता कि क्यों वो कॉल नहीं आ रही नेतन्याहू को, लेकिन नेतन्याहू को तो आप समझिए कि कॉल आई गई। जब अमीर कतर को उन्होंने कह दिया प्रेसिडेंट बाइडेन ने आज फ़ोन करके कि पैलेस्टीनियन स्टेट के लिए जो है वो अमेरिका आगे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो पस मंज़र में मुज़ाकरात हैं वो चले गए हैं आगे काफ़ी ज़्यादा, और हमारी दुआ है कि ये आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत एक जल्द से जल्द कायम हो। ये जो खूनी जंग जारी है वहाँ पे, कत्लेआम है, इसको जेनोसाइड कहा है ना उन्होंने, बस सीज़ फायर का हुक्म नहीं दिया, अदरवाइज तो जेनोसाइड के उसमें कहते हैं उसमें कटहरे में खड़ा कर दिया इलाका। तो और ये देखें कि वो हमास के लीडर्स जो हैं उन्होंने कहा है कि ये पेशकश उन्होंने ठुकरा दी है कि हम छोड़ के नहीं जाएंगे इलाका, हम आखिर में यहीं पे रहेंगे। उनको पेशकश हुई थी कि तुम तो निकलो ना, ये इजराइल की तरफ से शर्त थी कि आप निकल जाओ, बाकी उन्होंने कहा नहीं हम यहीं पे रहेंगे, हम गज़ा में ही रहेंगे, लेकिन ये है कि हम यहाँ पर रह के लड़ते रहेंगे और अपने लोगों को नहीं छोड़ेंगे। तो ये बड़ी इस वक्त वो जो कहते हैं ना टॉक 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 और साथ ही उसके फाइट जी, वही सूरत हाल जो कि अफगानिस्तान में मुस्तक़िल थी। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को के लूँगा, सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।